कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग हॉरर गेम्स जो इंस्पायर हैं रियल लाइफ इवेंट से, जिसमें सबसे पहली गेम है द टाउन ऑफ लाइट। पहली नजर में ये गेम एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल हॉरर टाइटल लगता है, जहां एक अबेंडेड असाइलम, एक डिस्टर्बर प्रोटैगनिस्ट और एक डार्क एटमॉस्फेयर। लेकिन जैसे जैसे आप गेम के अंदर घुसते हो वैसे वैसे एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन सामने आने लगता है। ये कहानी सिर्फ फिक्शन नहीं है, इसके पीछे एक रियल ट्रेजेडी छुपी है। और इसी साइलेंस के बीच शुरू होती है रहने की कहानी। रहने एक 16 साल की लड़की है जिसे 1930s के दौरान एक मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है। शुरू में लगता है कि शायद वो मेंटली अनस्टेबल होगी, लेकिन गेम धीरे धीरे ये इल्यूजन तोड़ना शुरू करता है। रहने डेंजरस नहीं थी, वो बस सोसाइटी के रूल्स में परफेक्टली फिट नहीं बैठती थी। उस वक्त दुनिया मेंटल हेल्थ को समझने की बजाय कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। अगर कोई लड़की ज्यादा इमोशनल हो और अथॉरिटी को चैलेंज करे या अपनी मर्जी से जीना चाहे तो उसे प्रॉब्लमैटिक मान लिया जाता था। रहने के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे ट्रीटमेंट के नाम पर एक ऐसी जगह भेज दिया गया जहां इंसान धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खो देता था। इस गेम का सबसे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट ये है कि आप रहने की मेमोरी को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर पाते हो। जब आप अबेंडेड असाइलम के अंदर वाक करते हो तो हर ऑब्जेक्ट एक इमोशनल ट्रिगर बन जाता है। पुराने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, टॉर्न फोटोग्राफ रिवील करते हैं कि असाइलम सिर्फ हॉस्पिटल नहीं था, वो एक प्रिजन था। जैसे जैसे आप टूर करते हो वैसे वैसे रहने के साथ हुए शॉकिंग डिटेल सामने आती हैं। उस दौर में मेंटल इंस्टीट्यूशंस का पर्पस हीलिंग से ज्यादा डिसिप्लिन और कंट्रोल बन चुका था। पेशेंट्स को इमोशनली ब्रेक किया जाता था ताकि वो ओबीडेंट बन सकें। और यहीं पर हर किसी के दिमाग में एक इम्पोर्टेंट सवाल जरूर आता है कि क्या डेवलपर्स ने इतनी डिटेल्ड और डिस्टर्बिंग स्टोरी क्या सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट की होगी या फिर इसके पीछे इंसिडेंट छुपा हुआ है। और इसी सवाल का आंसर इस गेम को एक नॉर्मल हॉरर एक्सपीरियंस से रियल वर्ल्ड नाइटमेयर में ट्रांसफर कर देता है। द टाउन ऑफ लाइट गेम का सबसे शॉकिंग ट्रूथ ये है कि इसका इंस्पिरेशन एक रियल वर्ल्ड मेंटल असाइलम से था, जिसका नाम था वोल्टेरा लुनेटिक असाइलम। इटली के टस्कैनी रीजन में मौजूद ये असाइलम 1888 में इस्टेब्लिश हुआ था और धीरे धीरे यूरोप के सबसे बड़े साइकेट्रिक हॉस्पिटल में से एक बन गया। एक वक्त पर इस असाइलम में लगभग 6000 से भी ज्यादा पेशेंट्स को रखा जाता था। लेकिन वोल्टेरा का नाम मेडिकल एडवांसमेंट के लिए फेमस नहीं हुआ था, वो फेमस हुआ था अपने हॉरिफाइंग कंडीशंस की वजह थे। इस असाइलम को कई लोग तो द सिटी ऑफ नो रिटर्न भी कहते थे, क्योंकि जो लोग भी यहाँ एक बार चले जाते थे वो अक्सर कभी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट नहीं पाते थे। और यहाँ पेशेंट्स को नाम से नहीं बल्कि नंबर से ट्रीट किया जाता था। उनकी इंडिविजुअलिटी धीरे धीरे इरेज कर दी जाती थी और कई लोगों को यहाँ चेन से बांधकर रखा जाता था और कई पेशेंट्स कम्प्लीटली आइसोलेटेड कंडीशंस में रहते थे। और तो और उनकी लेटर्स और मैसेज को भी यहाँ से बाहर पहुँचने नहीं दिया जाता था। वोल्टेरा के रिकॉर्ड्स रिवील करते हैं कि कई पेशेंट्स तो जेन्युइनली डेंजरस भी नहीं थे, लेकिन फिर भी सिर्फ सोसाइटी के नॉर्म से अलग होने की वजह से वो लोग यहाँ कैद होने का कारण बन गए। और जब आपको ये रियलाइज होता है कि ये गेम डिस्टर्बिंग हिस्ट्री से इंस्पायर है तो वो फीलिंग और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो जाती है। इस गेम में हम एक फिक्शनल कैरेक्टर रहने की कहानी देखते हैं, लेकिन उसके जैसे हजारों रियल लोग वोल्टेरा जैसे इंस्टीट्यूशन में एग्जिस्ट करते थे। लेकिन सन 1978 में वोल्टेरा असाइलम फाइनली क्लोज कर दिया गया, क्योंकि इस मेंटल असाइलम के इनह्यूमन ट्रीटमेंट्स के अगेंस्ट पब्लिक क्रिटिसिज्म बढ़ने लगी थी। लोग समझने लगे थे कि पेशेंट्स को चेन्स और आइसोलेशन में रखना ट्रीटमेंट नहीं होता बल्कि टॉर्चर होता है। लेकिन इस असाइलम के बंद होने तक बहुत देर हो चुकी थी। हजारों लोग अपनी जिंदगी उस सिस्टम में खो चुके थे। भले ही रहने एक फिक्शनल कैरेक्टर हो सकती है, लेकिन उसका पेन रियल फील होता है, क्योंकि वो हजारों फॉरगेटन पेशेंट्स का रिफ्लेक्शन बन जाती है।
चेर्नोबिलाइट को अगर सरफेस लेवल पर देखा जाए तो ये एक सर्वाइवल हॉरर गेम लगता है, लेकिन जब आप इसकी स्टोरी में घुसते हैं तब आपको पता चलता है कि ये सिर्फ मॉन्स्टर्स और रेडिएशन की कहानी नहीं, बल्कि गिल्ट, लॉस और साइकोलॉजिकल फियर की स्टोरी है। गेम की स्टोरी मेन कैरेक्टर के अराउंड घूमती है, जिसका नाम है आइकर, जो एक एक्स फिजिशियस्ट था जो 30 साल बाद चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन में वापस आता है। उसका गोल है अपनी फियांसे तातियाना को ढूंढना, जो डिजास्टर के वक्त मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई थी। ये सेटअप सिंपल लगता है, लेकिन गेम का एटमॉस्फेयर इसे डिस्टर्बिंग बना देता है, जहाँ हर जगह डार्कनेस, ब्रोकन बिल्डिंग और स्ट्रेंज साउंड सुनाई देते हैं और आपको कभी समझ नहीं आता कि उसके सामने जो चीज है वो रियलिटी है या फिर एक हेलुसिनेशन। और इस गेम में एक मिस्टीरियस मटेरियल होता है जिसे चेर्नोबिलाइट कहा गया है। ये ग्लोइंग ग्रीन क्रिस्टल आइकोर को पोर्टल्स ओपन करने और पास्ट की ग्लिम्प्स देखने की पावर देता है, लेकिन जितना ज्यादा आइकर जोन के अंदर जाता है उतना ही उसका रियलिटी पर कंट्रोल कम होने लगता है। और फिर एंटर होता है ब्लैक स्टाकर, एक टेरिफाइंग एंटिटी जो गेम के सबसे मिस्टीरियस पार्ट में से एक है। कभी वो शैडो की तरह दिखता है, कभी सडनली सामने आ जाता है और कभी सिर्फ एक फीलिंग की तरह एग्जिस्ट करता है। ये गेम कभी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करती कि ब्लैक स्टाकर असल में क्या है। शायद वो रेडिएशन का म्यूटेशन है या फिर आइगर के गिल्ट का एक सिंबल, और शायद इसी अनसर्टनिटी की वजह से ये गेम इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग फील होती है। लेकिन जो चीज इसे सबसे ज्यादा टेरिफाइंग बनाती है वो है कि इस गेम की इंस्पिरेशन रियल वर्ल्ड का डिजास्टर था और रियलिटी इस फिक्शन से कई ज्यादा हॉरिफाइंग और डिस्टर्बिंग थी। ये स्टोरी शुरू होती है 26 अप्रैल 1986 में, जब रात के 1 बजे चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट चल रहा था और साइंटिस्ट चेक करना चाहते थे कि अगर रिएक्टर की इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए तो इमरजेंसी सिस्टम प्रॉपरली काम करेंगे या फिर नहीं। लेकिन रिएक्टर का डिजाइन फ्लॉवर था, ऑपरेटर्स प्रेशर में थे और कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इग्नोर कर दिए गए और धीरे धीरे रिएक्टर अनस्टेबल होने लगे और सडनली वार्निंग अलार्म बजने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। रिएक्टर का टॉप लिटरली उड़ गया था और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में फैल गए। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं था, ये एक इनविजिबल पॉइजन था जो हवा के साथ सिटीज और कंट्रीज तक पहुंचने वाला था। और सबसे डेंजरस बात यहाँ ये थी कि शुरुआत में किसी को भी सिचुएशन की सीरियसनेस का कोई भी आइडिया नहीं था। इस एक्सप्लोजन के तुरंत बाद फायर फाइटर्स को बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि प्लांट्स में फायर लगी है, बस इतना ही। उनको नहीं पता था कि वो दुनिया की सबसे रेडियो एक्टिव प्लेसेस में से एक के अंदर एंटर करने वाले हैं। कई फायर फाइटर्स ने ग्लोइंग ग्रेफाइट ब्लॉक को नॉर्मल पत्थर समझ हाथ में पकड़ लिया, लेकिन वो रेडियो एक्टिव रिएक्टर फ्यूल था और कुछ ही घंटों में उनकी बॉडी रिएक्ट करने लगी। उनको वॉमिट, डिजीनेस, स्किन बर्न और धीरे धीरे रेडिएशन पॉइजनिंग ने उनके ऑर्गन्स तक को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। और सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात ये थी कि कई फाइटर्स को लास्ट मोमेंट तक समझ ही नहीं आया कि उनके साथ एक्चुअली क्या हुआ था और ये लोग बाद में लिक्विडेटर्स के नाम से जाने गए। अगर ये लोग सैक्रिफाइस नहीं करते तो ये डिजास्टर और भी ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो सकता था। चेर्नोबिल डिजास्टर के बाद के रिएक्टर के अंदर एक हॉरिफाइंग चीज बनी जिसे एलिफेंट फूड कहा गया। ये मेल्टेड न्यूक्लियर फ्यूल, कंक्रीट और मेटल का मिक्सचर था जो एक्सट्रीम हीट की वजह से एक सॉलिड रेडियो एक्टिव मास बन गया। इस ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ 300 सेकंड खड़े रहना ही इनफ था एक इंसान को बेटर रेडिएशन डोज देने के लिए। मतलब अगर कोई आदमी उसके आसपास सिर्फ 5 मिनट स्पेंड करे तो कुछ ही दिनों में उसकी डेथ ऑलमोस्ट सर्टेन थी। और इसी चेर्नोबिल डिजास्टर के पास एक मॉडर्न सिटी भी थी, प्राइपत। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज रहती थी, जहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और सब लोग खुश थे। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। इस डिजास्टर के बाद अथॉरिटीज ने एवोक्यूएशन ऑर्डर दिया। लोगों को बोला गया कि वो टेम्परेरी सिटी को छोड़कर जा रहे हैं और कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। इसलिए कई लोग अपने घर का सामान नहीं ले गए
टॉयज, बुक्स और क्लोथ सब कुछ वहीं रह गए, लेकिन वो टेम्परेरी एवोकेशन परमानेंट बन गया। आज के टाइम पे पार्क में घरों के अंदर प्लेट्स रखी मिलती हैं, क्लासरूम्स में नोटबुक्स मिलती हैं और अम्यूजमेंट पार्क के फेरी व्हील्स हवा में धीरे धीरे हिलते रहते हैं, जैसे सिटी अब भी अपने लोगों का वेट कर रही हो, पर अब वहाँ कोई नहीं आने वाला। और आज के टाइम पर चेरनोबिल के अराउंड लगभग 2600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एक्सक्लूजन जोन के नाम से जाना जाता है, जहाँ परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड नहीं है और नेचर ने धीरे धीरे पूरी जगह रिक्लेम कर ली। 2015 में इमेजिन प्रो ने एक साइकोलॉजिकल सर्वाइवल हॉरर गेम रिलीज किया जिसका नाम था कोलाट। लेकिन ये कोई नॉर्मल हॉरर गेम नहीं थी। इस गेम में आपके पास कोई गन नहीं होती, कोई पावरफुल वेपन भी नहीं और ना ही आप मॉन्स्टर से लड़ रहे हो। इस गेम में आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है एनवायरनमेंट और आपका खुद का दिमाग। गेम की शुरुआत होती है ट्रेन स्टेशन से, जहाँ से आप 9 रशियन स्टूडेंट्स के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं जो मिस्टीरियसली गायब हो गए थे। आपके हाथ में सिर्फ एक मैप और कंपास है और इसी वजह से ये गेम का एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा रियलिस्टिक और टेरिफाइंग लगता है। जैसे जैसे आप बर्फ में आगे बढ़ते हैं आपको ऑरेंज ग्लोइंग फूड प्रिंट्स दिखाई देने लगती हैं और धुंधली परछाइयां भी और कुछ ग्लोइंग एंटिटीज जिन्हें गेम में द अनोमली कहा गया है। और आपको यहाँ पर अलग अलग नोट्स भी मिलते हैं। विताइजल जी नाम के एक रिसर्चर्स के उसके नोट्स में एक टेरिफाइंग थ्योरी सामने आती है। सोवियत गवर्नमेंट सीक्रेटली सेक्शन 22 नाम का एक्सपेरिमेंट चला रही थी। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो इंसान के दिमाग को तोड़ सकते थे। गेम के अकॉर्डिंग शायद वही सुपर नेचुरल एनर्जी या हेलुसिनेशन उन हाइकर्स की मौत की वजह बनी थी। और फिर आता है गेम का क्लाइमैक्स और फाइनली आप पहुँचते हैं कर्स टेंट तक। रात का अंधेरा, तेज हवा और एक अजीब सी खामोशी आपके अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा करने लगती है। लेकिन जैसे ही आप टेंट के अंदर एंटर करते हैं आपको एक औरत की टेरिफाइंग चीख सुनाई देती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। लेकिन जो चीज इस गेम को और भी ज्यादा टेरिफाइंग और डिस्टर्बिंग बना देती है वो है कि ये गेम इंस्पायर है रियल लाइफ इंसिडेंट्स से। तो ये कहानी है 1959 की। सोवियत यूनियन में 10 एक्सपीरियंस्ड स्काई हाइकर्स एक डेंजरस एक्सपेडिशन पर निकले। उनका मिशन था माउंट अटॉर्नेट तक पहुंचना। ये कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं था, ये कैटेगरी 3 एक्सपेडिशन था जो उस वक्त की सबसे डिफिकल्ट माउंटेन रूट में से एक मानी जाती थी। ग्रुप के लीडर थे 23 साल के आइगर डाइटलॉव और बाद में इसी इंसिडेंस की वजह से उस जगह का नाम डाइटलॉव पास पड़ गया। इस ग्रुप में कुल 8 लड़के और 2 लड़कियां थी और सभी लोग एक्सपीरियंस थे, सब कॉन्फिडेंट थे। लेकिन सफर के दौरान मेंबर यूरी युदिन की तबीयत खराब हो गई और वो एक्सपेडिशन को छोड़कर वापस लौट गया। उसे नहीं पता था कि वही डिसीजन उसकी जिंदगी बचा लेगा। अब पहाड़ पर सिर्फ 9 लोग बचे थे। फरवरी 1959 और फाइनली ग्रुप पहुंचता है कोहलाट साइकिल माउंटेन के स्लॉप पर। लोकल मानसी ट्राइब्स की लैंग्वेज में कोहलाट साइकिल का मतलब होता है डेड माउंटेन। उस दिन मौसम बहुत ही खराब था, बर्फ का तूफान चल रहा था और विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 थी और इसी वजह से वो ग्रुप रास्ता भटक गया। उन्हें फॉरेस्ट के आसपास टेंट लगाने की जगह पहाड़ के खुले स्लोप पर टेंट लगाना पड़ा। रात को सबने खाना खाया, अपनी डायरीज लिखी, कुछ फोटोज लिए और फिर सो गए। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात थी। 12 फरवरी तक जब आइगर डाइटलॉव का एक्सपेक्टेड टेलीग्राम नहीं आया तो फैमिलीज को टेंशन होने लगी और 20 फरवरी तक फाइनली एक मैसिव सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। मिलिट्री टीम्स, हेलीकॉप्टर्स, रेस्क्यूअर्स सब भेज दिए गए और फिर फाइनली 26 फरवरी को रेस्क्यूअर्स को टेंट मिल गया। लेकिन ये टेंट देखते ही सबके होश उड़ गए। टेंट अंदर से काटा गया था, जैसे अंदर बैठे लोग किसी चीज से इतना डर गए हों कि उन्होंने नॉर्मल एग्जिट करने का वेट भी नहीं किया। टेंट के अंदर सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा था, उनके कपड़े, बूट्स, पैसे और खाना। तो फिर सवाल ये था
कि आखिर वो लोग भागे क्यों। फिर टेंट के बाहर फूड प्रिंट्स मिले। कुछ लोग सिर्फ सॉक्स में भागे थे, कुछ बेयरफुट में। -30 डिग्री के टेम्परेचर में फूड प्रिंट्स पहाड़ से नीचे जंगल की तरफ जा रहे थे। और फिर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जंगल के पास एक बड़े सैडर ट्री के नीचे रेस्क्यूअर्स को आग जलने के निशान मिले। और वहीं मिली पहली 2 बॉडीज। वो दोनों डेड बॉडीज अंडरवेयर में थे। उनके हाथ जले हुए थे, जैसे उन्हें ठंड से बचने के लिए जलते हुए कोयले पकड़ लिए हो। और सीडर ट्री के ब्रांचेस 5 मीटर तक टूटी हुई थी, जैसे कोई ट्री पर चढ़कर देख रहा हो कि टेंट के पास जो भी खौफ था वो गया या फिर नहीं। ट्री और टेंट के बीच में रेस्क्यूअर्स को 3 बॉडीज मिली। आइगोर टाइटलॉव, जिनादा और रुस्तम की। उनकी पोजीशन देखकर लगा जैसे वो टेंट की तरफ वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही ठंड ने उनकी जान ले ली। ऑफिशियली इन 5 की डेथ का रीजन बताया गया हिपोथर्मिया, लेकिन असली हॉरर अभी बाकी था। 2 महीने बाद मई में बाकी के 4 हाइकर्स की बॉडीज मिली और उनकी कंडीशन देखकर डॉक्टर्स तक शॉक में चले गए। ये 4 बॉडीज एक रैविन में 4 मीटर गहरी बर्फ के नीचे दबी हुई थी। इनमें से एक का स्कल फ्रैक्चर था और दूसरे की रिब्स इस तरह से टूट चुकी थी जैसे किसी हैवी व्हीकल ने टक्कर मारी हो। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का मानना था इतना हैवी इंटरनल ट्रॉमा नॉर्मली किसी इंसान के अटैक पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन सबसे शॉकिंग पार्ट अभी भी बाकी था। उनमें से कुछ हाइकर्स की बॉडी में से टंग, उनकी आंखें और कुछ की तो आईब्रोज तक भी मिसिंग थी। और कुछ के कपड़ों पर अनयूजुअली हाई रेडिएशन भी डिटेक्ट हुआ था। लेकिन सोवियत गवर्नमेंट ने जल्द ही इस केस को क्लोज कर दिया, जिसका रीजन दिया गया कंपेलिंग नेचुरल फोर्स, यानी एक ऐसी नेचुरल फोर्स जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन उस रात को आखिर क्या हुआ था, इसके रिलेटेड कुछ थ्योरीज बताई जाती है, जिसमें से सबसे पहली थ्योरी है स्लैब अवेलांच थ्योरी। 2021 की रिसर्च के अकॉर्डिंग जब हाइकर्स ने टेंट लगाने के लिए बर्फ काटी तो ऊपर की स्नो वीक हो गई और रात को एक हैवी स्लैब अवेलांच टेंट पर गिरा। और पैनिक में हाइकर्स ने टेंट को अंदर से काटा और भाग गए। रिब्स और स्कल्स फ्रैक्चर्स हैवी स्नो प्रेशर की वजह से हुए और बाद में हिपोथर्मिया ने उनकी जान ले ली। मिसिंग टंग और आइस को एक्सप्लेनेशन दिया गया कि वो वाइल्ड एनिमल्स मेल्टिंग स्नो वाटर की वजह से डिसअपियर हुई होंगी। आज इतने सालों बाद भी डाइटलॉव पास इंसिडेंट दुनिया के सबसे टेरिफाइंग मिस्ट्री में से एक माना जाता है, जहां 9 एक्सपर्ट्स हाइकर एक मिस्टीरियस नाइट में अपनी जान गंवा दी। और जब आपको पता चलता है कि ये कोहलाट गेम एक रियल इवेंट से इंस्पायर है, तो वो अजीब सी फीलिंग और भी ज्यादा टेरिफाइंग बन जाती है। तो ये थी कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग हॉरर गेम्स जो इंस्पायर थी रियल लाइफ इंसिडेंट से, जहाँ पर कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स गेम से भी ज्यादा हॉरिफाइंग और डिस्टर्बिंग फील होते हैं।